अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है उनकी बहनों के साथ और उनके वकला के साथ, और अलीमा खान ने आके ये ख़बर दी है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, बस एक आंख पर दबाव है। कल हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि पिम्स के जो डॉक्टर हैं वो भेजे जाएँ और उनकी आंख का मुआयना किया जा सके। दूसरी जानिब जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि सलमान अकरम राजा, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI अपने ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान किया था, आज उन्होंने ये कहा है कि उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है अब उसकी मीटिंग भी हो रही है, और आज जो बानी PTI ने हिदायत दी हैं उनकी रोशनी में इस सियासी कमेटी में फ़ैसले किए जाएंगे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, तो उनका ये कहना था कि उनकी हिदायत की रोशनी में आज सियासी कमेटी फ़ैसला करेगी। अपोजिशन लीडर से मुतालिक सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि बानी PTI ने कहा है कि कौमी असम्बली में उनके अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, जबकि सेनेट में शिबली फराज हैं। अगर इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता या बसूरत दीगर, फिर कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई जो हैं वो अपोजिशन लीडर, उनको नामज़द किया जा सकता है। अहम नुक्ता ये भी है कि जो रिपोर्ट हो रहा है उसमें सेनेट में अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम भी सामने आ रहा है। सलमान अकरम राजा की इस स्टेटमेंट के बाद लेकिन सवाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ इतने एग्रेशन में आके सलमान अकरम राजा, और जो रिपोर्ट भी हुआ कि अलीमा खान के साथ उनकी कोई गुफ्तगू हुई, आज अलीमा खान ने भी कहा कि वो उनकी फैमिली के जैसे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल गुज़श्ता रोज़ का जो एग्रेशन था वो आज बिल्कुल कूल नज़र आए। अगर एक दिन सब्र कर लिया जाता तो इसमें क्या अमर माने था, ये बुनियादी नुक्ता है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो सैलाब में पंजाब बिलखुसूस काफ़ी मुतासिर हो रहा है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। लोगों का इनखला इस वक्त भी जारी है। सबसे ज़्यादा बहावल नगर में 90,000 लोगों की नकल मकानी हुई है। दरिया सतलुज पे जो 1,90,000 क्यूसिक के करीब पानी है, इसी तरह दरिया रावी में भी 90,000 क्यूसिक के करीब पानी है, और भारत की जानिब से ये पानी छोड़ा गया है। जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि भारत ने बाज़ाब्ता तौर पे मशरक़ी समत से छोड़े जाने वाले पानी से मुतालिक आगाह किया है। इस वक्त NDMA, रेस्क्यू 1112 और दीगर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये जो मौसमियाती तग़य्युर है, NDMA के मुताबिक $4 अरब सालाना का नुकसान है, इस पे कैसे काबू पाया जाएगा और सैलाबों से बचाव कैसे मुमकिन है। आज के प्रोग्राम में इस नुक्ते पर भी हम बात करेंगे। हमें रऊफ़ हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हैं। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे आपकी पार्टी के रिलेटेड जो मैटर्स हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, ये सैलाबी सूरत हाल पहले खैबर पख्तूनख्वा, फिर अब हम देखा कि सेंट्रल पंजाब भी, सदर्न पंजाब भी उसी तरह मुतासिर हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि 1 साल छोड़ दें या 2 साल छोड़ दें, तीसरे साल हमें इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मसले का हल क्या है, और अब की बार ये जो सैलाब है और NDMA पूरा साल ख़तरनाक करार दे रहा है, करना क्या होगा हुकूमतों को और अवाम को भी? अब्बास साहब, ये बदकिस्मती की बात है कि दुनिया जहान में जो चीज़ें असासे और नेमतें हैं, हमारे यहाँ वो ज़हमत है और हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं। ये पानी जैसी कीमती चीज़ है। अभी हम दारुल हुकूमत में थे तो हमें बताया गया कि ये जो पिछले 1-1.5 महीने में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, बारिशें आईं और पानी जिसने तबाही मचाई, सिर्फ KPK में 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेचारे जाँ बहक हुए, बाकी जगहों पे उसके नुकसानात हुए हर जगह पे। 41 मिलियन एकड़ फुट पानी हमने समंदर में फेंका है या ज़ाय किया है। कितने अरसे में? यही जो 6 हफ्ते 7 हफ्ते का 3-4 स्पेल जो बारिशों के जो 5-6 स्पेल आए हैं, उसमें 41 मिलियन एकड़ फुट पानी। और हमारे जो बंद हैं, तरबेला है, मंगला है, वर्सक है, दूसरे हैं, इनकी कैपेसिटी है 15 मिलियन एकड़ फुट की। अच्छा, यानी जितना हम स्टोर करते हैं उससे 3 गुना पानी हम अभी तक ज़ाय कर चुके हैं। ये एक अफसोसनाक बात है। हमारे पास दुनिया के दूसरे बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं और वो हमें डबो रहे हैं। और जो मसाइल हमारे लिए, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारे मवेशी तबाह हो रहे हैं, हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हमारी ज़मीनें तबाह हो रही हैं, हमारी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा वो इसके अलावा है।
तो अब उसका हल जो है वो हमारे नज़दीक यही है और यही होना चाहिए दुनिया जहान में कि हम एक तो रिजर्वायर बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ हम बैठे रहें कि जी कालाबाग डैम बनेगा या फ़लाँ बड़ा डैम बनेगा। अभी छोटे छोटे डैम तो हम बना सकते हैं, हम इलाके में हर इलाके में बना सकते हैं, वो किसी की तरजीहात में भी शामिल नहीं है। और जो तग़य्युरात जो मौसम के तग़य्युरात हैं उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए जो हमें, मिसाल के तौर पर मैं पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ कि जब चीन में ये स्मोग ने डेरे डाले तो शंघाई की बल्दिया ने ऐलान किया कि शंघाई की बड़े बड़ी 30 मंजिला 40 मंजिला बिल्डिंगें गिरा के वहाँ हम बनाएंगे बागीचे बनाएंगे और हर 3.5 किलोमीटर के फासले पर वहाँ एक पार्क होना ज़रूरी है। 3.5 किलोमीटर पे, और जितनी बिल्डिंग्स आई ख़रीदी गई और उसको गिराया गया और वहाँ ये मसला ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ धड़ाधड़ जो है सरिया इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, फसलें काटी जा रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब हमें होश के नाखून, $4 अरब हम 1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए घुटनों के बल IMF के सामने खड़े होते हैं और $4 अरब का सालाना ये पानी हम ज़ाया कर रहे हैं और मज़ीद ये बढ़ रहा है नुकसान जो है। बिल्कुल ठीक है। रऊफ़ हसन साहब, आज आपकी रहनुमा पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी भी, वकला की भी और बानी PTI की फ़ैमिली की भी मुलाकात हुई, उनकी बहनों की भी मुलाकात हो गई है, नई हिदायत भी आ गई हैं, सियासी कमेटी ने फ़ैसला भी करना है। कवी इम्कान किस बात का है कि क्या ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक हो रही है अक्रॉस द कंट्री, या कोई पिक एंड चूज़ है, किसी मखसूस सूबे में होंगे, किसी मखसूस सूबे में नहीं होंगे? देखिए, पहले ही जब खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस भेजी थी तो उन्होंने KP को अलहदा कर दिया था पंजाब के साथ, क्योंकि KP के हालात डिफरेंट है। तो KP में तो बाई इलेक्शंस में हम हिस्सा लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, लेकिन पंजाब की सिचुएशन के बारे में जब पॉलिटिकल कमेटी ने डिस्कशन की तो 2 आरा सामने आई थी, फॉर एंड अगेंस्ट, और फिर वोटिंग के बेसिस के ऊपर हमने कहा जी कि हमने हिस्सा लेना। लेकिन आज की इंस्ट्रक्शंस तो मेरा ख्याल है जो मेरे तक पहुंची है वो खासी क्लियर है कि ना सिर्फ ये कि हमने पंजाब में जो बाई इलेक्शन है उसमें हिस्सा नहीं देना, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं कि जितनी भी सेनेट और नेशनल असेंबली की कमेटीज़ हैं उससे PTI के मेंबरान जो है वो रिज़ाइन करें। सो अब मेरा ख्याल आज जो मीटिंग हो रही है हमारी पॉलिटिकल कमेटी में, उसमें इसी मेरा ख्याल है उनकी इंस्ट्रक्शंस को एंडोर्स किया जाए। अच्छा, ये फरमाएं कि सलमान अकरम राजा साहब एक दफ़ा पहले भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, अब फिर उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया है। एक सेक्रेटरी जनरल का एक अहम ओहदा है और सलमान अकरम राजा की शोहरत जो है एक संजीदा इंसान की है, वो इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं और इस्तीफ़ा दे के फिर दूसरे दिन वापस भी ले लेते हैं? तो ये क्या मसला है? वाकई पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर उनकी सुनी नहीं जाती, फ़ैसला साजी के अमल में इर्रेलेवेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार इस्तीफ़ा देना पड़ता है? देखिए, सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो, जैसा कि आपने खुद फरमाया जी कि एक पिवट होता है और पॉलिटिकल पार्टी इसके गिर्द घूमती है, तो उसके लिए एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए होता है। अभी गौर साहब ने कहा, मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने वहाँ, तो और दूसरी बात है कि उन्होंने एक और बात की है जिसको मैं फुली इंडोर्स करता हूँ कि इस्तीफा जो है वो पब्लिक डोमेन में आना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो फिर उसको क्वाइटली आप जाके अपने लीडर के साथ डिस्कस करें और फैसला करें जो भी करना है। तो मैं फील करता हूँ कि इसमें मैच्योरिटी चाहिए और काफ़ी दफ़ा, जैसा कि आपने भी कहा है कि मेरा ख्याल है 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है, तो ये मैंने नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक अच्छा प्रेसिडेंस जो है कि वो सेट किया जाता है। तो आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आज क्या डिस्कशन हुई इस्तीफे पे? इन्होंने क्या अपनी प्ली क्या ली सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से? मैं चूँकि खुद वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उनकी स्टेटमेंट आई है गौर साहब की कि इस्तीफा जो है वो नहीं दिया गया खान साहब। अच्छा, इतनी बात आई है। नहीं, यानी ये बात ही नहीं हुई जो वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा कबूल ही नहीं किया या उन्होंने जो कहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मुझे इससे ज्यादा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि अब शाम को मीटिंग होगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ। नहीं, ये जो बार बार इस्तीफ़ा देना है उनकी इमेच्योरिटी है या उनकी बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, और जिसकी वजह से वो तंग आके ऐसा काम करते हैं?
इरशाद साहब, मेरे भाई, मेरा ख्याल है कि ये सवाल ज्यादा मुनासिब होगा कि वही इसका जवाब दें कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि वो इस्तीफे का बार बार ऐलान करते हैं। उसके असरात जो है वो पार्टी के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं होते। इस बारे में मेरे जहन में कोई शक नहीं है। सही है। सियासी कमेटी का जो 2-4 दिन पहले इजलास हुआ उसमें तो आपके बानी पीटीआई की जो बात थी या इंस्ट्रक्शंस थी उनको पसे पुश डालकर फ़ैसला ख़ुद किया गया और ये तासुर दिया गया कि सियासी कमेटी ख़ुद फ़ैसला करने की पोजीशन में है। तो अब आपके ख़्याल में सियासी कमेटी उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को सामने रखेगी, उन पर अमल करेगी, या ख़ुद अपनी सवाबदीद के मुताबिक अपनी सियासी सोच के मुताबिक फ़ैसला करेगी? इरशाद साहब, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा आपके इस स्टेटमेंट को। देखिए, पार्टी में फैसले वही होते हैं जो खान साहब जो है एंडोर्स करते हैं, या वो खुद करते हैं या वो फिर पीसी के फैसले एंडोर्स करते हैं। जो उस दिन हमें ब्रीफिंग दी गई थी, अली बुखारी साहब गए थे खान साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि आप ये मामला जो है ये पॉलिटिकल कमेटी में ले जाएं, ये उन्होंने खुद फरमाया था। और वो फिर पॉलिटिकल कमेटी में डिबेट हुआ, उसमें प्रोज एंड कॉन्स थे। जिन्होंने कहा जी कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं होना चाहिए। वोटिंग हुई, वोटिंग में जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी वो उन लोगों को हासिल हुई जो कि कह रहे थे कि जी हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अब ये क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया खान साहब के कहने के ऊपर, तो अब ये फैसला जो है ये दोबारा खान साहब के पास गया। और उन्होंने जो आज इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनकी तरफ से, वो मेरा ख्याल है वो यही है कि जी ना सिर्फ ये कि हम इलेक्शंस पंजाब में बाय इलेक्शंस, लेट मी क्लैरिफाई, मसलन हमाद अजहर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इससे इफेक्ट नहीं होगी। ये जो फैसला है ये सिर्फ उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए जहां से हमारे जो इलेक्टेड लोग थे लोग थे उनको गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। तो उनके ऊपर हम लोग बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके इस प्रोसेस को लेजिटिमाइज नहीं करेंगे। इसी को मेरा ख्याल है हम एंडोर्स करेंगे आज शाम को जीपीसी। अच्छा रऊफ साहब, जब एक सियासी जमात का दावा ये है कि वो कोई ख़ानदानी जमात नहीं है कि या फ़र्द वाहिद की मिल्कियत जमात नहीं है, उसमें सियासी फ़ैसले सियासी अंदाज में होते हैं, मुशावरत से होते हैं, अगर अक्सरियत सियासी कमेटी की ज़िमनी इलेक्शन के हिस्सा लेने के हक़ में है, तो फिर खान साहब उसको क्यों वीटो करें और उनकी इंस्ट्रक्शंस को क्यों बालादस्ती हासिल हो? इरशाद साहब, ये देखिए आज उन्होंने फिर वापस जो पॉलिटिकल कमेटी में ये बात भेजी है ना, तो पॉलिटिकल कमेटी अब इस पे ऊपर डिबेट करेगी। आज शाम को 9 बजे मीटिंग कन्वीन हो गई है हमारी, हम बैठ के उसको देखेंगे। उसके बाद जो भी फैसला करेगी पॉलिटिकल कमेटी वो खान साहब के पास जाएगा और खान साहब उसको फाइनली इंडोर्स करेंगे। इंडोर्समेंट तो उनकी जरूरी होती है ना जी, उसके बगैर तो फैसले नहीं हो सकते ना आगे। इंडोर्समेंट तो फैसले की होनी चाहिए, ना कि वीटो होना चाहिए। वीटो इंडोर्समेंट में फ़र्क है ना। उन्होंने अपनी जो सजेशंस हैं वो दोबारा पॉलिटिकल कमेटी के पास भेजी है। अब हमारे पे ऊपर बनता है कि हम उनको डिबेट करें, बात देखें। अगर उन्होंने फैसला किया है तो हमारे ऊपर ये भी बनता है कि उनके फैसले को एंडोर्स करें। मेरा ख्याल है कि उनके जो फैसले हुए हैं वो सियासी समझ बूझ की बेसिस के ऊपर हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमारी लास्ट पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में डिबेट हुआ था कि अगर हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो हम इस प्रोसेस को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली इलेजिटिमेट प्रोसेस है। जिस तरीके से हमारे इलेक्टेड लोगों को हटाया गया है, हम उसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरा ख्याल है कि आज हम अपनी मीटिंग में इसके ऊपर डिबेट करके फैसला अच्छा नहीं, लेकिन जब आप केपीके में हिस्सा लेंगे तो वो तो लेजिटिमेसी होगी। लेजिटिमाइज तो आप केपीके की हद तक कर रहे हैं। यानी ज़रताज गुल की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे कि ये लेजिटिमेट आप नहीं करना चाहते, लेकिन उमर अयूब की सीट पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो वो लेजिटिमेट नहीं होगा। देखिए इरशाद साहब, केपी का मसला जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। केपी में हमारी मेजॉरिटी है, हमारी हुकूमत है, और ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत दोनों, वो हमारी मेजॉरिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम अपनी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ ख़त्म नहीं होने देंगे, किसी सूरत में ख़त्म नहीं होने देंगे। सो इसलिए अगर वहाँ ये भी इन्होंने काटे हैं और अभी नज़र आ रहा है कि कुछ और लोगों को भी ये डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो सीटें जो हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक तो देखिए, अभी तक तो स्टे किया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट ने। अब वहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि कब नौबत आती है कि वहाँ कुछ इलेक्शंस जब होंगे तो उसको वो प्रिंसिपल फैसला ये है जी कि वहाँ हमने किसी सीट को वैकेट नहीं होने देना, लूज नहीं होने देना। रऊफ साहब ये बताइए कि एक तो क्या इससे ये इंप्रेशन लिया जाए कि जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ पे आपने सीटें बचानी है और जहाँ पे हुकूमत नहीं है वहाँ पे आपने कायमा कमेटियों में भी नहीं रहना और वहाँ पे इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं करना? नहीं, कायमा कमेटियां तो नेशनल असेंबली के ऊपर अप्लाई करती है और सेनेट के ऊपर करती है ना, तो उसमें तो प्रोविंस का कोई नहीं है, अमल दखल नहीं है।
वो तो नेशनल असेंबली और सेनेट के बारे में उन्होंने कहा है, वो भी आज हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो हथकंडे गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, देखिए आप खुद सोचिए कि क्या ये आएंगे और कानूनी तरीके से ये लोगों को हटा रहे हैं जिस तरीके से हटा रहे हैं, 10-10 साल की सजा देके। अभी तो और भी आनी है, बहुत सारी सजाएं आनी है। ये तो हमारे वर्चुअली जो हमारे पास 2/3 मेजोरिटी को कट करके अब इन्होंने 70 तक ले आए हैं। और मेरा ख्याल है जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि और 20 से एक बंदे जो है ये निकालना चाहते हैं। तो मैं हमारी एज ए पोलिटिकल पार्टी मेरा ख्याल है हमारे ऊपर बनता है कि जी हम अपनी जो एक साख है, हमारी एक जो नंबर्स हैं उनको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करें। और यहाँ जो है पंजाब का हिस्सा ये कि इन्होंने हमें जीतने देना ही नहीं है किसी सूरत में, वो वी नो दैट। अच्छा, ये बताइए कि हमाद अजहर साहब का जो मामला है, उन्होंने खुद को दस्तबरदार कर लिया है। अब सुनीद ये कि अपने भांजे को उन्होंने कहा वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। उनके वालिद की रहलत हुई, पंजाब हुकूमत ने वो आए, इश्तिहारी होने के बावजूद उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब उनके घर गईं, उसके बाद भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि उनकी गिरफ़्तारी की कोई कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अब वो कहते हैं जी मैं कैंपेन नहीं कर सकता। तो आप नहीं समझते कि उनको एक मुनासिब बहाना मिल गया और वो राह फ़रार इख्तियार कर ली उन्होंने? मैं ऐसा नहीं कहूँगा फैसल साहब। देखिए, पॉलिटिकल कमेटी का फैसला ये था कि ये तमाम सीटें जहाँ के हमारे लोगों को जो एक तो इनका तो जो केस था वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था। इनके वालिद साहब की रहलत हुई, गॉड ब्लेस हिज सोल। लेकिन हमने ये जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं या जो हमाद अजहर साहब का केस था, इसमें जो पॉलिटिकल कमेटी का फैसला ये था कि जी यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट को नॉमिनेट करने का इख्तियार जो है वो कुलियतन इन्हीं लोगों के पास होगा जिनको के निकाला गया है। ये हमाद अजहर साहब का केस एज आई सेड वाज डिफरेंट, लेकिन इनको भी प्रेरोगेटिव दिया गया है कि वो अपनी सीट के ऊपर जिसको चाहे नॉमिनेट करें और वही पार्टी का फैसला होगा। तो ये एक फैसला पॉलिटिकल कमेटी ले चुकी हुई है और उसी की बेसिस के ऊपर हमाद अजहर साहब खुद लड़ना चाहते हैं, किसी और को नॉमिनेट करना चाहते हैं। उन्होंने किसी और को नॉमिनेट किया है, तो वही हम उसकी फैसले को एंडोर्स करेंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि जो पॉलिटिकल कमेटी में बातें हुई और जो ओवरऑल एक इम्प्रेशन है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है, भारत ने हमला किया, अभी तक जो सीज़ फायर चल रहा है लेकिन मुज़ाकरात की नौबत नहीं आई, इकॉनमी के हवाले से भी मसाइल हैं, तो क्या इस वक्त मुज़ाहमती सियासत पार्टी के अलावा मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं है? और मुफाहमती सियासत अगर उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए तो इससे पार्टी और मुल्क दोनों को और जमहूरियत को फ़ायदा नहीं है? मुसलसल आप मुज़ाहमती सियासत पर इसरार क्यों कर रहे हैं जिसका अभी तक आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ? देखिए शाह साहब, आपका बहुत एक्सपीरियंस है मेरे भाई, आप बहुत कुछ जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मुज़ाहमत की एक अपनी रेलेवेंस होती है, लेकिन मुज़ाहमत जो है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इस्तेमाल करके आप एक्चुअली निगोशिएशंस की तरफ बढ़ते हैं। मुज़ाहमत पर से अपने तई कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे कि नताइज निकलेंगे। मुज़ाहमत को इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें पढ़ाया गया था, जो हम पढ़ाते रहे हैं। मुज़ाहमत को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो मुज़ाकरात हैं वो फैसिलिटेट हो सके, वो हो सके। तो मेरा तो अंडरस्टैंडिंग ये है। दूसरी बात है कि मैं दाई हूँ, बहुत बड़ा हामी हूँ मुज़ाकरात का, क्योंकि आप सियासी जमात को गन्स तो नहीं उठा सकती ना। हमने तो अपने जो आईनी हदूद है उनके अंदर रह के ही बात करनी है, और मुज़ाकरात उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है मीन्स वो होते हैं। तो अब भी मेरा ख्याल है कि जहाँ रेजिस्टेंस का एक अपना रेलेवेंस होता है एज ए फैसिलिटेटर टू मेक नेगोशिएशंस पॉसिबल, वहाँ नेगोशिएशन इटसेल्फ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मैं उसका बहुत दाई हूँ और मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कहता हूँ कि कल नहीं आज बातचीत शुरू होनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, स्पीकर ने इनवाइट किया है, आपके लॉ मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने इनवाइट किया है, कुछ लोगों ने ज़ाती लेवल के ऊपर भी कांटेक्ट किया है कि जी बैठिए बात करते हैं, एक नया चार्टर जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये खुशाइन बातें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता कुछ और है जो मुझे तकलीफ देता है कि एक तरफ तो इन्विटेशंस आती है कि जी बैठिए बात करती है, और हम हमेशा उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं कि जी ठीक है, मेरे जैसे लोग जो है वो उसको एडवोकेट करते हैं कि जी बिल्कुल बैठना चाहिए। दूसरी तरफ इस दफा इन्होंने अलीमा बीबी के 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया, जिम्नी डाल के 28 महीनों के बाद जिम्नी डाल के उनको गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरफ तो बात करते हैं बिल बैठने की, दूसरी तरफ से इस किस्म के क्या मैं कहूँ, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ इरशाद साहब, शायद आप कोई बेहतर लफ्ज इस्तेमाल कर सकें उसमें बट ऑन द साइड ऑफ द पीटीआई अब जो अलीमा साहिबा के साहबजादे गिरफ्तार हुए हैं वो पॉइंट आउट किया शेर अफजल मरवत ने
कल एक और रहनुमा आपकी पार्टी के हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे जी इसमें जो आपकी सेनेटर भी मुंतखब हुई हैं मिसाल यूसुफजई, उनका भी किरदार था, उन्होंने कोई वीडियो जो है उसको पिच किया, फिर उसके बाद ये पॉइंट आउट हुआ शेर शाह का और शाहरेज का, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो आप पीटीआई को अपनी सफ़े भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है? आप नहीं समझते कि यहाँ से भी जो है वो डोल फेस लोग मौजूद हैं, डबल गेम हो रही है? फैसल साहब देखिए, जहां तक शेर अफजल मरवत का सवाल है तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, उसको निकाला जा चुका हुआ है। अगर वो जबरदस्ती किसी मीटिंग में जाके बैठ जाता है तो क्या करें, उसको उठा के निकाले, बाहर निकाले, क्या करें? तो कुछ थोड़ी सी जरा वो केपी में आपको पता है कि इस किस्म की वो जो उनके एथिक्स है वो बहुत 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 ह्यूमन किस्म के हैं। जहां तक दूसरी खातून का आप जिक्र कर रहे हैं, उस बारे में रिपोर्ट हुआ है, और अगर इसमें कोई सदाकत है तो वो मेरा ख्याल है कि कमेटी की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा जी, पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा, वो उसको हैंडल करेंगे। उसको बिल्कुल इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, अगर दी है तो उसका एहतसाब होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन जहां तक मरवत साहब का सवाल है, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्टी एनी लॉन्गर, सो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो कहते हैं करे। अच्छा, ये फरमाएं कि महमूद खान अचकज़ई का नाम आया कि हम अपोजिशन लीडर के तौर पर नामज़द किया जाए, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से ही मुखालफत हुई और मामला वो इल्तवा में चला गया। अब ये फ़ैसला हो चुका है कि अगर उमर अयूब साहब का स्टे विकेट होता है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो आपकी पार्टी का ही कोई मेंबर अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आएगा या महमूद खान अचकज़ई ही होंगे? और अगर ऐसा होगा तो ये आपकी पार्टी की मौजूदा जो पार्लिमानी क़यादत है उस पर अदम एतमाद नहीं है कि कोई एक शख्स भी नहीं जो पार्लिमान लीडर अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने लाया जा सके या उसको नामज़द किया जा सके? इरशाद साहब, खान साहब की जो फर्दर रिकमेंडेशन है इस सिलसिले में वो मौसूल हुई हैं, और आज 9 बजे इंशाअल्लाह ताला उनको भी डिबेट किया जाएगा, उनको भी फाइनलाइज किया जाएगा। उनकी अपनी मारूजात हैं, वो बता रहे हैं कि जी क्योंकि हमारे हर बंदे को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन हैं वो भेजी हैं, तो वो भी हम आज डिसाइड करेंगे और उसको भी हम पब्लिक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रात को हम इसके ऊपर बयानिया जारी करते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब रहनुमा तहरीक हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, हम ब्रेक से पहले सैलाब के बारे बात कर रहे थे और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि 41 एकड़ मिलियन पानी जो है, मिलियन एकड़ जो है वो पानी वो ज़ाया हो रहा है। बट हम बहुत ज़्यादा बात डैम्स की भी होती है, बहुत से सिलसिले होते हैं, इसमें डेफिनेटली नोटिस तो लेना चाहिए और इस पर कोई अमली इक़दाम भी शुरू होने चाहिए। इरशाद साहब, OIC की मीटिंग के बाद आज भी बड़ा अंदोनाक रहा, दर्जनों सैकड़ों फ़लस्तीनी आज भी शहीद कर दिए गए, नेतन्याहू किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा है। तवक्को तो ये होनी चाहिए और रिवायत और उसलूब तो दुनिया का यही है कि जब आप किसी दबाव डालने की कोशिश करते हैं को अगला थोड़ा रिस्ट्रेन करता है, लेकिन ये एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। यानी कल की जो उम्मत मुस्लिमा या इस्लामिक वर्ल्ड की मीटिंग हुई है, उसका जो एलामिया है, उसमें जो कंडेमनेशन है, इज़राइल उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा। ट्रम्प साहब इतना कह देते हैं कि मैं ये नहीं देखना चाहता जो अस्पताल पे हुआ है। कैसे अब ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होगी? क्या अब वो शुत्र बेमुहार है, अपने अज़ाइम वो हासिल कर रहा है और उनको पाया तकमील तक पहुंचाएगा, ग्रेटर इज़राइल जो है उसकी तरफ वो बढ़ रहा है, या अभी भी टाइम है मुस्लिम कंट्रीज़ के पास कि वो ऐसी हिकमत अमली अपनाएं कि इसको रोका जाए? वैसे तदबीर एक ही है, हल एक ही है कि ये सारे मुसलमान ममालिक जो हैं जिनके पास माशाल्लाह दौलत भी है, मादनी वसाइल भी हैं, हथियार भी हैं, सब कुछ है, रकबा भी है, कि ये अमेरिका पर दबाव डालें। इस पोजीशन में हूँ कि अमेरिका से और ट्रंप से कह सकें कि जनाब ये आप जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया में आपके ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा बढ़ रही है। नफ़रत तो यूरोप कह रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है, यूरोप तो कह रहा है, यानी ये बात यूरोप कह रहा है ना, हम भी कहें, हमारी करारदाद में अमेरिका का तो जिक्र नहीं होता। इसराइल की क्या औकात है, क्या हैसियत है? यानी इसराइल पैसा अमेरिका का, हथियार अमेरिका के, सपोर्ट अमेरिका की, अक़वाम मुत्तहिदा में हर करारदाद को वीटो अमेरिका करता है,
और करारदाद मजम्मत जो है हम नेतन्याहू के ख़िलाफ़ पास करते हैं, और डरें उस वक्त से जब अमेरिका गो एड दे नेतन्याहू को कि ठीक है जी आप ग्रेटर इसराइल बना लें। उसमें फिर ये नहीं होगा कि जिस तरह फ़लस्तीनी या फ़लस्तीन ही होगा, फिर ये सारे जो हैं वो क्या है, चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। तो फिर सब के चिराग बुझेंगे और सब के टुकड़े होंगे, और नया एक जो एक अरसा पहले से हम सुनते थे कि नया मशरिक़ वस्ता वजूद में आएगा, वो मशरिक़ वस्ता की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, नए मशरिक़ वस्ता की तरफ, अगर इसको रोका नहीं जाता। तो अब जो भी OIC की मीटिंग होती है, जो भी इजलास होता है, वो करारदाद से तो आगे नहीं बढ़ता। कभी किसी ने ये कहा है किसी करारदाद में कि जी हम मुआशी मुकातिया कर रहे हैं उन ममालिक का जो इसराइल का साथ दे रहे हैं? ये तो किसी ने नहीं कहा। क्या किसी मुल्क ने जो तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को कहा है कि हम ताल्लुकात मुनक़ता कर रहे हैं? ये तो नहीं कहा। किसी मुल्क ने ये कहा है कि ये रेड लाइन है, इससे आगे आप बढ़े तो फिर हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगे, हमास के साथ खड़े होंगे? ये तो नहीं कहा। तो ऐसी सूरत में इसराइल पर क्या दबाव है? करारदादों से तो कोई दबाव नहीं आता। इस पर इरशाद साहब मज़ीद भी बात करते हैं। हमें DG-PDM में इरफान काठिया साहब ने ज्वाइन किया है, जो पंजाब में बिलखुसूस इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, इस बारे बात करेंगे। काठिया साहब, NDMA ने जो उनसे इन्फॉर्मेशन आई है, ये हिदायत आई हैं, उसके मुताबिक ये तो पूरा साल ही बड़ा ख़तरनाक है। सो इक़दामात क्या करने पड़ेंगे और किस हद तक तैयारी है PDMA की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस वक्त ओवरऑल जो 8वां मानसून का स्पेल था, इसमें बारिशें ना सिर्फ पाकिस्तान पंजाब में हुई, बल्कि जो अपर कैचमेंट्स हमारे ईस्टर्न रिवर्स की हैं उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। और पिछले तकरीबन 3 से 4 दिन से लगातार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ऊपर जम्मू में बारिशें होने की वजह से हमारे तमाम दरिया जेहलम के अलावा इनमें पानी के फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और आज की अगर मैं अभी की बात करूं तो दरियाए सतलुज में 1,88,000 क्यूसेक्स का पानी वो हमें गंडा सिंह पे रिसीव हो रहा है, जिसके पेश नज़र ना सिर्फ कसूर बल्कि उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और नीचे तमाम अजला में फ्लड प्लेन में तुगयानी का सामना है। इसी तरह आज दरियाए रावी में इस वक्त जसर के मुकाम पे तकरीबन 1,32,000 क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान में रिसीव हो रहा है, और जिसमें शाहदरा से अपस्ट्रीम हमारे जो नारोवाल की तरफ से आने वाले नाले हैं, जिसमें नाला बसंतर, बई, इनका पानी भी शामिल होने के बाद हमें आज रात किसी भी वक्त एक बड़ा रेला लाहौर शाहदरा के मुकाम से ये गुजरेगा, जो तकरीबन 1,30,000 से 1,50,000 क्यूसेक तक ये पानी होगा। और इसी तरह चनाब, दरियाए चनाब में भी आज पानी के फ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और इस वक्त डाउन स्ट्रीम मराला हम तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक वो पानी नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से हाई फ्लड की सिचुएशन है। अब इन तमाम दरियाओं के फ्लोज को देखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शन के ऊपर तमाम जो रिवर्स हैं इनका फ्लड प्लेन प्रॉपरली खाली करवा लिया गया है। अच्छा। उसमें अर्ली वार्निंग्स के थ्रू इवैक्यूएशन की गई, और लोगों को बोट सर्विसेज और रेस्क्यू सर्विसेज के साथ हम तकरीबन तमाम दरियाओं की, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हम तकरीबन 1.5 लाख लोगों को फ्लड प्लेन से महफूज मकामात तक वो मुंतकिल कर चुके हैं। इसी तरह रिलीफ कैंप्स हर जगह एस्टेब्लिश्ड हैं, जितनी भी रेस्क्यू और बाकी रिलेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट है उसकी प्री पोजिशनिंग कर दी गई है, और अगले जो 48 से 72 घंटा है उसमें पूरे पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट, PDM में पंजाब, रेस्क्यू 1112 पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, तमाम आर ऑन देयर टोज, और इंशाल्लाह आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा आरिफ साहब, ये फरमाएं कि ये जो स्पेल चल रहा है बारिशों का, ये आखिरी है या इसके बाद कोई और स्पेल भी आना है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से ऊपर भी जिन इलाकों की आप निशानदेही कर रहे हैं, उत्तराखंड या जम्मू या दूसरे मकामात पर? एक बात। दूसरा ये है कि पिछले साल के मुकाबले में कितना पानी ज़्यादा रावी में और सतलुज में आया है? एक तो ओवरऑल इस साल का जो मॉनसून था ये प्रिडिक्टेड था कि 20 से 25% पूरे मुल्क के लिए अबव नॉर्मल रेनफॉल होगा,
और अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो जुलाई 2024 की निस्बत जुलाई 2025 में 62.3% बारिशें ज्यादा हुई। और इसी तरह अगस्त में भी पहला 10 दिन जो है उसमें इतनी बारिशें नहीं हुई, लेकिन दूसरे हाफ और अब ये तीसरा हाफ इनमें बहुत ज्यादा बारिश हुई। और ये जो 8वां स्पेल है इसमें भी इंटेंसिटी 2 के आज शाम से ये कम हो जाएगी, लेकिन पिछले 48 से 72 घंटे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ना सिर्फ पंजाब के अर्बन सेंटर्स में और ये नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, बल्कि हमारी अपर कैचमेंट्स में भी। और ये अब इसके बाद एक दफ़ा आज शाम से ये वीक होगा और 29 को फिर एक सिस्टम है, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है जो ये वाला सिस्टम था। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली मॉनसून अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा। लेकिन इस दफ़ा वाला मॉनसून बिलाशुबा एक भरपूर मॉनसून रहा, और जिसने ना सिर्फ हमारे दरियाओं में तग़यानी का सबब बना, बल्कि अर्बन फ्लडिंग का चैलेंज का वो भी पूरे पाकिस्तान को सामना रहा। अच्छा, ये बताइए कि अब तक कितने लोगों को बाहिफाजत महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जा चुका है? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि तमाम दरियाओं में सिवाय दरियाए जेहलम बाकी तमाम दरियाओं में हमें तग़यानी का सामना रहा। दरियाए सिंध तो तकरीबन पिछले 20 दिन से, क्योंकि तरबेला डैम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से भर गया, तो उसके बाद कंट्रोल डिस्चार्जेस उसमें आते रहे, तो वो भी हमें तौंसा और गुड्डू के मुकाम पे, चश्मा के मुकाम पे लो से मीडियम फ्लड का ही सामना रहा। और इन तमाम दरियाओं का फ्लड प्लेन की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों को हमने फ्लड प्लेन से निकाल के महफूज मुकामात तक पहुंचाया। और दूसरा, रिलीफ कैंप्स हर जगह पे एस्टेब्लिश किए, और जो लोग वहां जाना चाह रहे थे उनको बाकायदा मेडिकल कवर, उनके लाइफ स्टॉक के लिए प्रॉपर लाइफ स्टॉक कवर, ये सारी चीज़ें पूरे पंजाब में भरपूर तरीके से इनको इंश्योर करवाया गया। अच्छा, अब ये जो आपने किया, रेस्क्यू किया, ये हो चुका, मुकम्मल हो चुका अमल, या अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ ये ख़तरा मौजूद है? मसलन बहावलपुर है, आरिफ वाला है, उकाड़ा है, डीजी खान है, कहाँ कहाँ अभी ख़तरा मौजूद है और रेस्क्यू की ज़रूरत है? जी, अभी अगर कोई ये कुछ एवैक्यूएशन मज़ीद हो सकती हैं तो वो दरियाए चनाब और दरियाए रावी है, क्योंकि सतलुज और इंडस में तो पिछले तकरीबन काफ़ी दिनों से ये फिनोमेना ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, लो फ्लड, फिर मीडियम और हाई से वेरी हाई की तरफ चीज़ें गई, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये एवैक्यूएशन और इंखला को यकीनी बनाया जा चुका है। लेकिन जो रावी है और चनाब, इसकी सिचुएशन आज ये डेवलप हुई, क्योंकि पिछले 2-3 दिन की बारिशों का असर अब पाकिस्तान में और पंजाब में इन दरियाओं में आना शुरू हुआ। तो इसके बावजूद बड़े रिकॉर्ड टाइम में वो मसाजिद का के थ्रू ऐलानात हों, वो लोकल मीडिया और बाकी तमाम चैनल को यूज़ किया गया, उसके थ्रू हमने चनाब और रावी के भी फ्लड प्लेन को पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खाली करवा लिया है। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई जानी नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। भारत की तरफ से भी कोई शरारत का ख़तरा अभी मौजूद है कि चूँकि वो अपने तय मुअत्तल कर चुका है सेंतास माहदे को, तो कोई वो अपने जो बंद हैं उनको खोले और उसके बाद वो हमारे लिए मसाइल खड़े करे? जी, एक तो ये है कि हमें इंडस वाटर कमीशन के थ्रू ही ये तीसरी दफ़ा है कि जो ये शायद उनके राब्ते के बाद ही ये इतलात नीचे सूबों को दी गई, जिसमें ये तीसरी इतला है जो हमें क्रॉस बॉर्डर वहाँ से मिली थ्रू इंडस वाटर कमीशन। और दूसरा ये है कि बिल्कुल अभी मज़ीद तो पानी का ऐसा इस वजह से कि सिस्टम वीक हो रहा है, मज़ीद कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनके अपने जो डैम्स हैं, जिसमें भाखड़ा, पोंग और थीम डैम है, ये सारे 100% आलमोस्ट फिल अप हो चुके हैं और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को अटेन कर चुके हैं। तो अब जो भी वहाँ पे अपस्ट्रीम बारिशें हो रही हैं, उसी तरीके से डाउन स्ट्रीम उतना ही फ्लो वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना। जी, अच्छा, ये बताइए काठिया साहब, यानी ये इम्कान नहीं है कि स्पेलवे वो खोले और हमारे लिए ख़तरा बन जाए? नहीं, मैंने वही गुजारिश की कि इस वक्त क्योंकि उनके सारे डैम्स भर चुके हैं, तो जो पानी उनके अपस्ट्रीम उन डैम्स में आ रहा है, वो सारा पानी अब नीचे पंजाब और पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। से ये बताइएगा कि फसलों के नुकसान से मुतालिक क्या कोई अंदाज़ा है? नुकसान हुआ है
ऑब्वियसली अब इस पैमाने पे सैलाब है, आबादियों तक पानी आ रहा है, तो फसलें भी तबाह हुई होंगी। और कौन सी फसलें और किस इलाके में ज़्यादा मुतासिर हुई हैं? जी, एक तो सबसे पहले कि जितने भी हमारे ये दरिया हैं सिवाय दरियाए जेलम के, बाकी तमाम के जो फ्लड प्लेन है, इनमें क्योंकि पानी का बहाव बढ़ने की वजह से जो दरिया के अंदर काश्तकारी की हुई थी वहाँ काफ़ी हद तक फसलों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन बहरहाल वो एक फ्लड प्लेन था और आबी गुजरगाह के तौर पे उसको लिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ओवर द ईयर्स फिर काश्तकारी भी हुई और लोगों ने रिहाइशें भी इख्तियार की, तो वहाँ पे ज़रूर हमें आज, लेकिन जो मेन फिनोमेना रहा वो नाला डेक में आज 70,000 क्यूसेक्स ये पानी आया, जो कि काफ़ी सालों के बाद आज इतना पानी आया है, जिसकी वजह से सियालकोट की तहसील पसरूर और इसी तरह नारोवाल की तहसील जफरवाल, इनमें काफ़ी देहात में और फसलों में शीट फ्लडिंग की सूरत में पानी बाहर निकला और उसने बहरहाल फसलों को नुकसान दिया। सही है। अच्छा, अब आपने काठिया साहब एक बात की कि ये तो बेसिकली आबी गुजरगाहें हैं और दरिया का ही पेट है, दरिया का ही इलाका है, तो ये मैकेनिज़्म क्या है? ये लोग जो यहाँ पे अब काश्तकारी करते हैं, इनको रोकना क्यों मुश्किल है? क्या ये भी नस्ल दर नस्ल निज़ाम चल रहा है, या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहे तो इसको काबू कर सकती है? अच्छा, इसमें भी थोड़ा ये है कि ये जो ख़ास तौर पे ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलुज या रावी, इनके दरिया की ज़मीन एक तो ज़रखेज़ बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा फिर ये कि इनमें कई साल फिर पानी बिल्कुल नहीं आता, और ये फिर ज़मीन मालकी ज़मीन भी है इसमें से काफ़ी हद तक, तो वो लोग अपनी फसलें ज़रूर काश्त करते हैं, और लेकिन जब भी कभी खुदा न खास्ता फिर पानी का बहाव बढ़ता है और हम हाई फ्लड की तरफ जाते हैं, तो ये तमाम फसलें जो हैं उनको नुकसान ज़रूर होता है। जी सही है। अभी जो सूरत हाल है पंजाब में, जो फ्लड है वो फ्लैश फ्लड ही है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है। अब क्योंकि मज़ीद बारिशें नहीं हैं तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग का मज़ीद ख़तरा नहीं है। अब हमें इन नालों की सूरत में आज फ्लैश फ्लडिंग जो हुई, अभी इस पानी की रिसीडिंग शुरू हो गई है और अगले चंद दिन इस पानी की ख़ास तौर पे ज़िला सियालकोट, नारोवाल, इसी तरह नीचे शेखुपुरा और ननकाना की तरफ ये नाले जो बड़े हैं, डेक एक और इनका जो पानी है ये निकलेगा, और दूसरा दरियाओं का बहाव जो है वो अगले 24 से 48 घंटे में नॉर्मलाइज इंशाल्लाह होना शुरू होगा, क्योंकि पीछे बारिशें अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हैं, तो जो पानी ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है वो बहरहाल ज़रूर उसका इनखला होगा। अच्छा, पीडीएमए का काम सिर्फ ये है कि जब सूरत हाल कोई ऐसी पैदा हो तो उस वक्त वो इक़दामात करे, रेस्क्यू के, रिलीफ के हाई अलर्ट जारी करे, या हुकूमत को एनडीएमए की तरफ से या पीडीएमए की तरफ से कुछ तजावीज़ भी पेश की जा रही हैं कि ये पानी ज़ाय ना हो, ये पानी माली और जानी नुकसान का बायस ना बने, और ये अब फिनोमेना अगर है कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, मौसमियाती तग़य्युर भी आ रहा है और पूरी दुनिया से मुतासर है, तो क्या क्या इक़दामात हुकूमतों को करने चाहिए? इस बारे में भी कुछ पीडीएमए या एनडीएमए ने गवर्नमेंट को तजावीज़ पेश की हैं? जी बिल्कुल, अभी हमारी जो पहली नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी है वो एनडीएमए में भी बनी, और इसी तरह अब आखिरी मराहिल में है जो प्रोविंशियल लेवल पे हमारी डीआरआर पॉलिसी बन रही है। तो ये जो मेजर्स हैं ओवरऑल वाटर कंजर्वेशन की या ओवरऑल प्लानिंग की, तो इन ओवरऑल जो फ्लड सीजन है इसकी पूरा साल तकरीबन तैयारी होती है, इसकी लॉजिस्टिक्स, इसके बाकी इंतजामात, और दूसरा फिर ये है कि शॉर्ट और मीडियम लॉन्ग टर्म तीनों तरह की इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, आप देखें कि अगर हम सिर्फ अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो डीसिल्टिंग ऑफ ऑल द ड्रेन्स और छोटे बड़े तमाम नाले, नाला लई से लेके बाकी तमाम को उनकी सफाई, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये अंडरग्राउंड स्टोरेजेस हैं जो इस वक्त लाहौर में 24 बन चुके हैं, जिनमें जो रिचार्ज वेल्स की ऑप्शन भी दी हुई है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी रिचार्ज हो रहा है। ये वो सारी हैं प्लानिंग जो पीडीएमए भी इसमें अपना रोल अदा करता है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब में इसमें ना सिर्फ लाहौर में अब 64 और बड़े अर्बन सेंटर्स में अगले फाइनेंशियल ईयर में ये उन तमाम हॉट स्पॉट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे कि जो पब्लिक के लिए परेशानी का सबब बनते हैं,
वहाँ अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन रहे हैं, जो पानी ना सिर्फ नीचे रिसाइकल होगा, रिचार्ज होगा, बल्कि रीयूज भी होगा फॉर प्लांटेशन पर्पसेस। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा हैं, और ये पानी को रेन हार्वेस्टिंग भी होगी, पानी को के ज़िया को भी बचाया जाएगा, और इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल करके इस को एक एसेट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। जी हमें बताया गया आज 2-4 दिन पहले कि जी इस जो बारिशें हुई हैं और ये सैलाब छोटे मोटे आए हैं, इसके नतीजे में 41 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ाया हुआ है, जबकि हमारे जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो कोई 15-16 मिलियन एकड़ फुट की है। तो इस पानी को बचाने का यही एक रास्ता है जो अब अभी आप बता रहे हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक बना रहे हैं, या कोई और भी है? छोटे छोटे बंद भी बनाए जा सकते हैं पंजाब में और पूरे मुल्क में? देखें जी, जो अंडरग्राउंड स्टोरेजेस हैं ये है अर्बन फ्लडिंग के लिए मिटिगेशन प्लान। जो ओवरऑल आप देखें वो हमें अल्टीमेटली बड़े रेजरवायर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और बड़े रेजरवायर में ही ओवरऑल ये कौम की मैं समझता हूँ कि बका है, और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है और एग्रीकल्चर है वो तब ही सस्टेनेबल होगा। आपने देखा कि इस साल अप्रैल और मई के महीने में मंगला और तरबेला ने अपने डेड लेवल्स अचीव किए, और हमें अपनी नहरें बंद करनी पड़ी। एक ज़रई मुल्क में जब ये सूरत हाल हो तो बिलाशुबा ये इस चीज़ की गमाजी है कि हमें अब आने वाले सालों को एमरजेंसी बुनियादों पे रेजरवायर्स की तरफ जाना होगा, और रेजरवायर्स बिल्ड करके ना सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा, बल्कि जो ज़राअत जो हमारी बैकबोन है उसके लिए भी एक सिक्योरिटी, और उसके लिए भी एक पानी का इंतजाम वो परमानेंट बुनियादों पे करना पड़ेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया इरशाद से, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।